अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर फिर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, मौजू वही है अदम एतमाद। बयानात बदल रहे हैं लेकिन हालात बदलना अभी बाकी है। हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि सारा गेम जो है वो इत्तेहादियों के पास है और शायद फ़ैसले भी लिए जा चुके हैं लेकिन मंजर आम पर आना अभी बाकी है। वज़ीर आज़म ने आज हाफिज़ाबाद में एक जलसा किया और ज़रा एहतियात से काम लिया। लफ्ज़ों का चुनाव भी पहले जो जलसों थे उनसे बेहतर था। सारा मलबा जो बड़ा एक पॉपुलर नैरेटिव वज़ीर आज़म ने लिया है वो इंटरनेशनल लॉबी को लिया है। इंटरनेशनल सिनेरियो में उन्होंने एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को वो सहारा बना रहे हैं। जो पूरा जो गेम है वो सब इत्तेहादियों के हाथ में है। सवाल यहाँ पर यह है कि इत्तेहादी कोई फ़ैसला क्यों नहीं ले पा रहे या कोई फ़ैसला का ऐलान क्यों नहीं कर रहे। दूसरा एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हुकूमत वाकई इतनी कॉन्फिडेंट है तो फिर इजलास क्यों नहीं बुला रही। ये चीज़ें हैं, इन पर ज़रा बात करते हैं। आज जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। नज़ीर सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, लीगल एक्सपर्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपका भी। हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, वीडियो लिंक पे हमारे साथ कुछ ही लम्हों में मौजूद होंगे। उनको भी प्रोग्राम में हम खुश आमदीद करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, पहले तो मुझे बताएं कि जो हाफिज़ाबाद का आज का इमरान खान साहब का जलसा था, ज़रा उन्होंने एहतियात से काम लिया। न्यूट्रल के हवाले से भी उन्होंने तशरीह दे दी कि वो किस सिनेरियो में कह रहे थे। प्लस ये कि जिस लफ्ज़ का बोलने को बकौल उनके कि जनरल बाजवा साहब ने मना किया, उस पर भी उन्होंने एहतियात से काम लिया। लेकिन जब वो एक इंटरनेशनल लॉबी की जब वो बात करते हैं, जब वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की वो बात करते हैं और ये एक पब्लिक सेंटिमेंट का बड़ा पॉपुलर एक हम स्लोगन भी देखते हैं, आप इसको बाय करते हैं सर? बहुत मेहरबानी नादिया। वज़ीर आज़म, इत्तफाक है कि वज़ीर आज़म बने हैं और इस मुल्क पर उन्होंने ख्वाब बेचे। उन्होंने लोगों को कहा था कि मैं करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और ये है कि मैं पाकिस्तान को आगे ले जाऊंगा। ये सारी बातें थी और सारे ख्वाब थे। हमने बहुत तालियां भी बजाई थी। बदकिस्मती ये हुई है कि उनका टोटल फेलियर हुआ। उनके ख्वाब टूटे बिखरे। वो जो हमारा शाराए दस्तूर है उसके आसपास पड़े हुए हैं और इन्होंने जो पाकिस्तान के अवाम को ये कहा था कि मैं तब्दीली लाऊंगा, वो तब्दीली नहीं ला सके और तब्दीली के ला नहीं सके, बल्कि उसके तब्दीली के आगे खुद एक बंद बनकर, रुकावट बनकर खड़े हो गए। ये वज़ीर आज़म की हैसियत थी। और आज जो वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे और जिस तरह से वो अपनी कामयाबियों के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे हैरत ये थी कि क्या वो वाकई इसी तरह समझते हैं जिस तरह से चीज़ें हुई हैं और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और जो बताएं कि हमारी बरामदात ने इतना बड़ा हदफ हासिल किया है, वो ये नहीं बताते हैं कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो $30 बिलियन तक, तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि तिजारती खसारा हमारा 30 अरब डॉलर तक चला गया है। वो ये नहीं बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि रेमिटेंसेस में जो है 9% तक का इजाफा हुआ, जो बहुत पहले इजाफा होता था वो नहीं हुआ है और रेमिटेंसेस भी कम हुई हैं पहले की निस्बत। जो इनके अपने दौर में बढ़ी थी वो भी कम हुई हैं। तो वज़ीर आज़म जिन चीज़ों में जा रहे हैं वो खतरनाक हैं। ये नहीं है। मार्क्स ने कहा है कि तारीख अपने आप को दोहराती है, पहले ट्रेजिडी के अंदाज में और फिर कॉमेडी के अंदाज में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने राजा बाजार में जाकर जलसा किया था और मेरे ख्याल में 2,500-3 हज़ार लोग जमा हुए थे, क्योंकि अचानक पहुंचे थे। और उन्होंने कहा कि हाथी मेरे पीछे पड़ गया है और उन्होंने अमेरिका पर तनकीद की थी और उन्होंने कुछ और बातें भी की थी। लेकिन जो कुछ इन्होंने कहा है, ये
कौमी मामलात को और खारजा अमूर को जिस तरह से सड़कों पर डिस्कस कर रहे हैं, वो मसाइल कौम के लिए पैदा होते हैं, ये मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। मैं जरा इसी को कंटिन्यू करूंगी लगारी साहब। ठीक है सर, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, जरा आप भी इस पे अपना ओपिनियन हमसे शेयर कीजिएगा। ये जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की बात इमरान खान साहब अब दबे लफ्जों में नहीं, खुले लफ्जों में कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि जो इस वक्त इसकी खारजा पॉलिसी है इस मुल्क की या वजीर आजम की, हम उसके खिलाफ हैं। तो क्या इससे वाकई ये अक्स किया जाए कि जो वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि जी मैंने अमेरिका को चूंकि एब्सोल्युटली नॉट कहा, आज के जलसे में उन्होंने EU पे दोबारा से कहा कि हमें कहा कि माजरत रूस के खिलाफ आप वोट करें, रूस की मजम्मत करें, हमने नहीं की, उसका खुमियाजा यानी ये तमाम जो लोग हैं ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेल रहे हैं, इसलिए मुझे निकालने की साजिश हो रही है। किस तरह देखते हैं सर आप इस नैरेटिव को? देखिए जी, अब सूरत हाल तो खैर इतनी गंभीर हो चुकी है और समझ नहीं आती कि इसका सिरा कहाँ से पकड़ें। मैं नज़ीर लगारी साहब की बातें तो नहीं सुन सका कि उन्होंने क्या कहा, और हो सकता है कि कोई मैं दोहरा भी दूँ। देखें, दो तीन चीज़ें जहन में रखें कि वज़ीर आज़म साहब को एक अरसे से अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट और उनके अंदर जो इस वक्त टकराव की कैफियत है वो हमारे सामने जो आई है वो तब आई है जब उसकी शिद्दत और हिद्दत के अंदर इजाफा हुआ है। ये कब शुरू हुई है और किन बुनियादों पर शुरू हुई है, इसका वज़ीर आज़म साहब को उस वक्त से इदराक होगा जब उसके अंदर एक पता चल गया होगा कि हमारे अंदर दरार आ गई है। क्योंकि सबसे पहले जो दरार आती है तो वो सामने नहीं होती, लेकिन फ्रीकैन जानते हैं कि कुछ कुछ वजूहत होती हैं। बहरहाल अभी उसकी तफसील में जाए बगैर, वज़ीर आज़म साहब के पास एक चीज़ उनको हमेशा से पता थी कि जब से इक़्तिदार में आए हैं उनकी जो मकबूलियत है वो बर्फ़ की तरफ पिघलती जा रही है। मत भूलें कि वज़ीर आज़म साहब और पाकिस्तान में आज तक बनने वाले जितने हुक्मरान उनमें एक फ़र्क है कि वो पहले एक बहुत मकबूल क्रिस्मेटिक स्पोर्ट्समैन थे। आल्दो उनकी जो स्पोर्ट्स का क्रिस्मा है वो पॉलिटिकल क्रिस्मा में इतने जल्दी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन फ़ौरन ही जैसे उनको मिला वो क्रिस्मा तो उसके बाद उनको इक़्तिदार की तलब बढ़ भी गई, इक़्तिदार मिल गया। अब इक़्तिदार के उसके ऊपर उनका अपना क्रिस्मा जो खर्च हो रहा था, अब उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनके पास एक और पाकिस्तान में एक मंत्रा है कि इस मुल्क में जो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्टैंड लेता है, चाहे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने 66 में लिया या अयूब खान ने 58 के मार्शल में अयूब खान के खिलाफ लिया या सिकंदर मिर्जा के खिलाफ लिया या उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने लिया, उन्होंने रिफ्फतें पाई, उस साथियों आसानी पहुंच गए। अब इस बैकग्राउंड में वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ कहा कि जी अमेरिका जो है या उनका, मुझसे पूछा किसी ने एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने कि जब उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने 1.5 महीने पहले कहा, 5-6-7 हफ्ते पहले कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है? मैंने कहा इसका मतलब यह है कि वो बताएगा कि आप लोग अमेरिका के को अड्डे दे रहे थे, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैं अफगानिस्तान को तस्लीम करना चाहता हूँ, ये हमें एस्टेब्लिशमेंट करनी नहीं देती। ये आप पे पूरा मलबा डालेंगे और आप बेनज़ीर को और साहबा को और नवाज शरीफ साहब को भूल जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आखिरी एक फिक्र सुना नज़ीर लगारी साहब का कि ये कौमी राज या कौमी मामलात जिसके बारे में और भी कई हमें इतलात हैं कि इनकी हर तकरीर से पहले इनको समझाया गया है कि ये हमारे रेड एरियाज हैं, यहाँ पे आप ना करें, पाकिस्तानी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बाजवा साहब ने इन पर्सन उनका कहा है, खुसूसन जब इनकी नशरी तकरीर आई है पिछले हफ्ते 8-9 दिन पहले कि आप इन जगहों पे ना जाएं, हमारी पाकिस्तानी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन एक चीज जो बड़ी भयानक हो चुकी है, और वो मेरा ख्याल है मैं इस फिक्रे से आगाज कर दूं ताकि आमिर साहब बैठे हैं, लगाई साहब बैठे हैं, ये इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे कि पहली दफा पाकिस्तान के अंदर मैंने ये तो देखा है कि मिलिट्री की, फौज की और सिविल की जो तनाव है, ये 70 साल का हमारा एक मसला है। ये कभी ये नवाज शरीफ पे हम डालते जरूर है, ये फलाम पे डाल दिए, भुट्टो साहब पे हल नहीं होता। लेकिन एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्र है, इस दफा जो है मैंने देखा है हुकूमत पाकिस्तान जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान साहब हैं, आईने पाकिस्तान के तहत वो ऑल एंड ऑल उनका एक ही चीज साकित हुई है और वो है असेंबली को डिसॉल्व करने की। बाकी उसी तो उनकी ताकत है। हुकूमत पाकिस्तान 10 लाख बंदे इकट्ठी कर रही है, किसके खिलाफ? बाजार वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के खिलाफ नहीं,
वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ये बंदे इकट्ठे कर रही है। और ये वो चीज है कि जो मेरा ख्याल है शेख मुजीबुर रहमान ने नहीं की थी, जो इमरान खान सर अंजाम देने वाला है पाकिस्तान के अंदर, ये बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के लिए डायरेक्ट चैलेंज है। और उन्हें जिस पैराए में ये बात की, उसकी तकरीरों की अगर सारी तफसील निकाल ले तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस पैराए में ये बात हुई है। और ये पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह माफ करे, ठीक है, वो अपनी स्ट्रीट पावर शो कर रहे हैं वो, ठीक है, ठीक है। अब किसको मैसेज दे रहे हैं, किसके खिलाफ करें। मैं सियासत पे और गवर्नेंस के मामला पे बाद में आती हूँ। ये जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात की, इस पे आपका टेक। प्लस अगर जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब बात कर रहे हैं और जो लोग बात कर रहे हैं कि जी जो हमेशा एक सफ़े पे रहने की बात करते थे, अब वो एक सफ़ा नहीं है, ये आपस के इनके बड़े मसले मसाइल शुरू हो गए, तो ये इम्प्रेशन तो बड़ा एक इंडोर्समेंट होगी कि जी हमारे यहाँ हमेशा आपकी किसी भी हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनती और वज़ीर आज़म घर चला जाता है। तो ये मेरा ख्याल है ये इंप्रेशन कोई इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कोई अच्छा इंप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि वोट को इज्जत दो, ये सब पूरी कैंपेन नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यही अगर ये भी करेंगे फिर क्या होगा? जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। सबसे पहले तो नादिया एक चीज़ है कि ये कहीं ये बात नहीं आ रही कि कोई इमरान खान ने एंटी अमेरिकन पॉलिसी का अडॉप्ट किया है या कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए हैं। इमरान खान क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम प्रॉक्सी वॉर्स नहीं लड़ेंगे, अब हम किराए की गन नहीं बनेंगे, अब हम अपनी जो एयर स्पेस है वो नहीं देंगे। तो ये कहने से कि जहाँ पे आप पाकिस्तान की, क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछले 15, 20, 30 सालों में ये प्रॉक्सी वॉर्स लड़ने से, ये किराए की बंदूक बनने से किस हद तक इस कौम का ये वॉर एंड टेरर में आपने देखा होगा, अक्सर कहा जाता है कि कितने अरब तो पाकिस्तान, 80,000 शहादतें हो गई। तो इन चीज़ों को उन्होंने कहा कि वी वुड नॉट डू इट एनी मोर, नो मोर, या एब्सोल्युटली नॉट मीन्स कि ये चीज़ें अब नहीं होंगी। इन चीज़ों को अगर आप कहेंगे तो इसको वो दुरुस्त कहते हैं कि ये एक अब हमारी इंडिपेंडेंट, एक खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी है, जिसमें हम दूसरों की जंग के नहीं लड़ रहे, हम अपनी एक मुआशी जंग लड़ रहे हैं। कौन है खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के खिलाफ? कौन है? रियासत तो नहीं हो सकती? कोई खिलाफ नहीं है। अब आपको बताता हूं कि उसके खिलाफ रियासत नहीं है कतन। जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, अब दुनिया में आप देखें तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पाकिस्तान में ये चाहा है कि हमारी जो डिक्टेशन है, चाहे आप वो NRO जब आया था उस वक़्त देख लें, उससे पहले देख लें, तो अमेरिका चाह रहा था कि हम जो डिक्टेशन देंगे या हम जिस तरह से कहेंगे ये मान जाएंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि अब हालिया विंटर ओलंपिक्स हुई चाइना में, तो पूरे वेस्ट ने उसको बायकॉट किया, बट ही सेड कि नहीं, हमने अपना मफाद देखना है। तो उसकी कॉस्ट पे करने जा रहे हैं खान साहब। अभी मैं बताता हूँ, सब ब्रेक लेना है, इसलिए सबक कर लें। हाँ, नंबर 2, उसके बाद जैसे यूरोपियन यूनियन की बात थी कि आप क्यों रशिया गए, रशिया हम गए, हमने अपने मफाद को देखना था, हमने उनकी डिक्टेशन नहीं लेनी थी। तो ये वो इश्यूज हैं जिसकी इंटरप्रिटेशन ये हो रही है कि शायद कोई वो एंटी अमेरिकन हो गए, कतई नहीं, वो इस एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक ले लेती हूँ सर, हाँ जी, ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आऊंगी तो वो सवाल जो अधूरा कि क्या ये अगर ये इंप्रेशन के साथ वज़ीर आज़म घर जाते हैं कि अब उनकी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनती या वो एक सफ़े पर नहीं है, तो ये क्या एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेगा? क्योंकि एक पहले मुझे क्यों निकाला वाले वज़ीर आज़म ये पूरी एक कैंपेन चला चुके हैं। नज़ीर लगारी साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जी नज़ीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो सवाल छोड़े गई थी नज़ीर लगारी साहब के लिए, नज़ीर लगारी साहब ये बात जैसे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी कहा और ये बात ज़द आम है कि जी इमरान खान साहब के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से अब उस लेवल पर नहीं है, या अब एक पेच वाली बात नहीं रही है। इस इम्प्रेशन के साथ हुकूमत से बाहर हो जाना अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के नतीजे में ही सही, ये सूट शायद वज़ीर आज़म को तो करता है, वो तो फिर इस चीज़ को, इस नैरेटिव को सेल कर देंगे, लेकिन क्या ये इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को सूट करेगा कि एक वज़ीर आज़म गया, उसने फिर यही बातें की, दूसरा गया, फिर वो बाहर निकल के अगर ये बातें करता है? तो पहली बात यह है कि इन वज़ीर आज़म साहब को इस्टेब्लिशमेंट नहीं निकाल रही है, और ये जो हैं अपनी वजह से जा रहे हैं और अपने ही दोस्तों की वजह से जा रहे हैं। मुझे नहीं पता जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ वो लोग हैं इस वक्त जो उनके साथ थे, कम अज़ कम अब तक के हालात के मुताबिक,
PMLQ उनसे अलग हो चुकी है, MQM उनसे अलग हो चुकी है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनसे अलग हो चुकी है, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनसे अलग हो चुके हैं और ये एंटी अमेरिका होने का मंजन बेचने के लिए बाहर निकले हैं। और ये मंजन नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो दायरा कार अपने लिए मुकर्रर किया था वो भी प्रो अमेरिका नहीं था। वो अपने आप को खुद पिछले एक अरसे से फौज जो है वो अपने आप को भी अपना एक दायरा कार नए अंदाज में देख रही है और नए डायनामिक्स की तरफ देख रही है। फौज का ये नहीं है कि वो इंडिया अपना अमेरिका की तरफ देख रही है या यूरोप, ठीक है। फौज भी अपने लिए नए दायरे कार जो इनके समझ में भी नहीं आएंगे जनाब इमरान खान साहब के, वो अपने लिए भी एक ऐसा दायरा कार हम ये समझते हैं वो देख रही है कि वो एक आजाद फौज की तरफ, डिक्टेशन लेने वाली फौज नहीं है। पहली बात तो ये है कि मेरा अपना परसेप्शन ये है, मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि ये फौज याह्या खान की फौज नहीं है, ये अयूब खान की फौज नहीं है, ये ज़ियाउल हक की फौज नहीं है, ये परवेज मुशर्रफ की फौज नहीं है। ये फौज बिल्कुल दूसरी है। वो लीडरशिप भी और उनके जो कमांड है उनकी वो भी वैसी है कि जो सींगनी मारती चल रही है और ना किसी से डिक्टेशन ले रही है। लगारी साहब वन लाइनर दीजिएगा। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? मैं ये समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट इस मौजूदा वक्त में न्यूट्रल है और ये जो इनका दावा था अगर टिल्ट कोई हो सकता है तो इमरान खान के लिए बेहतर होगा। इमरान खान तो ने यह ऐलान किया था कि ये फौज जो है PTI के मंशूर पर अमल करने के लिए है, जो मैं समझता हूँ उसी वक्त नोटिस लिया जाना चाहिए था पाकिस्तान के को कि वो उनके मंशूर के लिए कोई इदारा नहीं होता है, वो खुद अपने मंशूर पर अमल करें। ठीक है सर। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अभी नज़ीर लगारी साहब ने बात की, जो हम बात कर रहे थे कि अगर ऑपोजिशन यानी जो ऑपोजिशनी इत्तेहादी अगर फैसला ले चुके हैं तो वो फैसले मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे? नज़ीर लगारी साहब कह रहे हैं कि काफ लीग ने इनसे अलग हो गई है, MQM अलग हो गई है, बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी अलग हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप इस बात को इंडोर्स करेंगे कि इन लोगों ने कम से कम फैसले ले लिए अलग होने के, सिर्फ ऐलान करने बाकी है? बीबी, अगर मैं इसमें इतना ऐड करूं कि ये फैसले 2 महीने पहले हो चुके थे, मतलब इसमें कोई शायबा ही नहीं है। बाकी जो कुछ हो रहा है सियासत के अंदर वो एक अपने अंदाज में एक होता है ना, अपना एक रुख इख्तियार करते हैं। ये आपका ख्याल है कि ये जो डाई कास्ट होती है ना, ये डाई कास्ट इसकी पहले हो चुकी है, चाहे वो कल फैसला लें, चाहे रात को अनाउंस करें, चाहे परसों सुबह करें। जब शहबाज शरीफ साहब चौधरी परवेज इलाही साहब के पास गए थे तो इनफैक्ट वो उसकी ये नहीं था कि वो की ये कहने गए कहते जी कि आप बताएं आप क्या करने जा रहे हैं। वो एक उनके साथ वो फाइनल एक जेस्चर था जो तय हो गई था, अब वो एक जेस्चर दिखाने गए थे। इसलिए आपने देखा कि बहुत ही वो जाती शीर शक्कर हो गए, ऐसे लगता था जैसे कभी बिछड़े नहीं थे और सारी चीजें मौजूद थी। परवेज इलाही मैं तो देखे ऐलानात का तो मैं बता दिया कल तक हो जाएंगे, लेकिन मैं तो अपना 1.5 महीने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा है, जियो के अंदर भी, कि चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला होंगे, उनके ऊपर तय हो गया कि वो पूरा 1.5 साल पूरा करेंगे। एक चीज के ऊपर था जिसमें मुस्लिम लीग के अंदर था ज्यादा झगड़ा है चल रहा है कि असेंबली फौरन निकाल होनी चाहिए, 3 महीने बाद होनी चाहिए, 6 महीने बाद होनी चाहिए, साल बाद होनी चाहिए। उसके अंदर बहुत सख्त ओपिनियन है। ऑलमोस्ट जिन लोगों ने असेंबली वो 6 महीने चलाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब उस वजीर आजम है, ये सारी चीजें 2 महीने 2.5 महीने पहले तय हो गई थी। और ये सारी जो चीजें बाकी इमरान खान साहब को कोशिश की गई थी कि डिसेप्शन के साथ रखा जाए, लेकिन ये बात जो है कहना चाहिए कि इमरान खान साहब जो बयानियां बना रहे हैं, ये इमरान खान साहब का बयानिया पिछले साल नहीं था। ये इमरान खान का बयानिया जब ट्रंप को मिलने गए थे तब नहीं था। इसलिए जब और ये क्रैक्स जो हैं जो हमारे सामने है, मैंने पहले अर्ज किया है, ये चूंकि 6-7 महीने से थे तो इमरान खान जो है उनको लड़ना आता है, मैं उनको क्रेडिट देता हूं। वो एस्टेब्लिशमेंट जो है बेनजीर साहब को, नवाज शरीफ साहब को भूल जाएंगे।
इनको वाकईतन अभी ठीक है। टफ नट है जो क्रैक करना है, और पता चल जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे उनको हैंडल करती है। इमरान खान साहब का जो जारहाना अंदाज है, इसमें आप मजीद शिद्दत देखेंगे। ये आए दिन ये जो जिस जगह ले गए इसमें मजीद टेम्परेचर को हाई करेंगे। चले ठीक है सर, मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेना है। राजा आमिर अब्बास साहब, माजरत के साथ मैं जब वापस आती हूँ तो क्या आप इन दोनों शख्सियात से कि जी ये फैसले बहुत पहले हो चुके हैं, सिर्फ ऐलानात होना बाकी है इत्तेहादियों की तरफ से, आप इसको इंडोर्स करते हैं या नहीं? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मजीद सवाल करेंगे। जी नज़र प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, अभी हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब भी कह रहे हैं कि 2 महीने पहले फैसले हो गए थे। नज़ीर अगारी साहब कह रहे हैं कि फैसले कर लिए गए कि वो इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, और अब खबरें भी इसी तरह की आ रही हैं। आपका क्या इस पर तबसरा है? देखिए, अगर 2 महीने पहले या फैसले हो चुके हैं तो फिर अगर 2 माह पहले ये फैसला हो चुका था तो फिर क्या 23 मार्च का इंतज़ार किया जा रहा था कि 23 मार्च का दिन हो, OIC की कॉन्फ्रेंस हो, फॉरेन मिनिस्टर्स दुनिया के मुस्लिम ममालिक के आ रहे हों, और सऊदी अरब से ये भी शुनीद है कि शायद शहजादा भी आ रहा है मोहम्मद बिन सलमान, और उसके अलावा वेस्ट से भी लोग आ रहे हैं, और इस चीज़ का गालिबन ये इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान चाइना से नए लड़ाका तैयारे भी ले ले, ये सब कुछ ले ले, और उस दिन 23 मार्च को जब इनका परेड हो, शो हो, तो उस दिन हम दुनिया को ये बताएं कि जनाब पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत हटा दिया गया है, और ये कि जनाब उससे एक रोज़ पहले अगर इमरान खान 10 लाख अफराद इकट्ठा करता है और ये कह देना कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये इकट्ठा कर रहा है, तो ये कथन आप ये चीज़ देखें, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो वो लोग थे जो डंडे के बरदार एक जुलूस लेके इस्लामाबाद पे आए, जो कहते थे कि जनाब हमने पिंडी के में जाके अब घेराव करना है, जिनकी तकारीर आपने लंदन से सुनी होंगी, जो नाम ले लेके पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नल्स की वो ये बातें करते थे। तो ये वो बातें हैं, क्या उन तमाम ये बातें भुला दी जाएंगी विद इन 2 मंथ्स के जिसमें ये फैसला हो गया कि ये, और क्या जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है क्या ये इमरान खान की है? इसके पीछे पूरी बरसों की आपकी एक मेहनत है, और उसके बाद उसको लेके आगे ये चले। क्या इमरान खान साहब सिर्फ अपनी मर्जी से रशिया चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं और कोई ऑन बोर्ड नहीं होता? एक पेज की जो बात हो रही है, क्या एक पेज पे नहीं कि कल आपने देखा होगा कि उस तकरीब में जो कामरा में हुई, आपको क्या बॉडी लैंग्वेज नज़र आई? तो ये बातें ऐसी हैं कि जिससे सबसे बड़ा जो नुकसान हमें होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये जो अपसेट हो रहा है, एक अनसर्टेनिटी बनाई जा रही है, इसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? कल को अगर ये मैसेज जा रहा है कि जनाब आप वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स बुला रहे हैं, आप वहाँ पे शो ऑफ फोर्स कर रहे हैं, आप तैयारों की बातें कर रहे हैं, आप दुनिया में ये बता रहे हैं कि खित्ते के जितने भी मसाइल हैं अब उसमें पाकिस्तान के बगैर कोई डिसीजन नहीं होगा, और पाकिस्तान को वो इज्जत वो मकाम दिया जा रहा है जो कि वो उसका हकदार है सॉरी, जो काफ़ी अरसे से वो अपने ये सब चीज़ें एटमी कुव्वत होने के बावजूद एक ऐसा मुल्क बना हुआ था कि जहाँ पे शायद ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी हम इजिप्ट की तरह कोई यहाँ पे जनरल सीसी ले आएंगे, या इसका तख्ता उल्टा जाएगा, या लिबिया में रिजीम चेंज हो जाएगी, या इराक में या शाम में। बट रिमेंबर कि पाकिस्तान में अगर एक पेज पे हैं तो वो एक पेज इसलिए नहीं है कि वो जिस दिन कोई ऐसी बात हो तो एक पेज फाड़ दिया जाएगा और अनसर्टेनिटी आएगी और ये सब कुछ खराब होगा। दिस वुड कंटिन्यू एंड इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आगे पाकिस्तान को लेके बढ़ेंगी। अच्छा, तो नज़ीर लगारी साहब, टाइमिंग पे राजा आमिर अब्बास साहब ने सवाल उठा दिया है, कह रहे हैं जिस तरह हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब कहते हैं कि 2 महीने पहले तय हो गया था, तो ये जो टाइमिंग्स का चुनाव किया गया आपके लिहाज से ये बेहतर था? टाइमिंग उस वक्त नज़र नहीं आई थी जब वज़ीर आज़म जब चीनी सदर शी जिनपिंग यहाँ पर आ रहे थे और उनको अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा था। यहाँ से मैसेज भेजा गया था कि यहाँ पर धरना दिया हुआ है और हमारी शाहराह बंद है और हमारे वज़ीर आज़म वगैरह जो हैं वो सब इस तरह नहीं पहुँच पाएंगे, और उनको मना किया गया था कि आप तशरीफ़ न लाएँ चूँकि जनाब इमरान खान साहब ने धरना दिया हुआ है। तो सूरत हाल अफराद के जो ताल्लुकात हैं वो अफराद के नहीं होते हैं, वो कौमों के होते हैं, रियासतों के होते हैं, वो ताल्लुकात का मसला नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का बोझ
पाकिस्तान पर रखा हुआ था, जिनका नाम इमरान खान था। ये तारीख का सबसे बड़ा बोझ है। अच्छा। जिसने जो भी लाया, जिसने भी अरेंज किया, जिसने भी मैनिपुलेट किया, जिसने भी ये सारा कुछ किया है, वो सेलेक्टर थे नहीं थे हमें नहीं पता, लेकिन जो भी इनको लाए थे, जिस तरह से भी लाए थे, पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ के तौर पर लाए थे। मेरे ख्याल में याहिया खान से भी ज्यादा बदतरीन कारकर्दगी अगर किसी की थी तो वो इमरान खान की थी। इमरान खान के अंदर ये सेंस भी नहीं है कि क्या होती है फॉरेन पॉलिसी, क्या होते हैं आलमी अमूर, क्या होते हैं वर्ल्ड अफेयर्स, क्या होते हैं। सर लेकिन हम तो हमेशा ये सुनते आए हैं लगारी साहब, हम तो हमेशा ये सुनते आए हैं कि फॉरेन पॉलिसी तो कहीं और से बनती है, तो आप इसको नेगेट कर रहे हैं कि नहीं जी फॉरेन पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ही बना रहा होता है या आपका वजीर खारजा ही बना रहा होता है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इमरान खान ने और दीगर पॉलिसियां भी इमरान खान ने अपने पास यरगमाल बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए मुझे इससे गर्ज भी नहीं है। लेकिन आप वो नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर खारजा पॉलिसी बनाए या वजीर खारजा फॉरेन पॉलिसी बनाए तो ये यरगमाल करना होता है या उसका राइट होता है, प्रोग्रेसिव? नहीं, मैं ये नहीं, मैं कहता हूं कि एक वसीउल बुनियाद, एक बेस होती है। ये नहीं होती है कि फर्ज वाहिद आए और चीजों को तब्दील करना शुरू कर दे। ये तब्दील भी नहीं कर रहे थे भाई। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि ये ऐसा नहीं है, ये चीजें पहले से चल रही थी और हम भी इन चीजों को देख रहे थे। और हम जो पैराडाइम शिफ्ट की बात हो रही है, जो पॉलिसी शिफ्ट की बात हो रही है, ये इमरान खान का फैसला नहीं था। ये पीछे भी कुछ सियासतदान रहे हैं, उससे पहले भी सियासत पर लोग काम कर रहे थे और हमारी इस्टेब्लिशमेंट में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो इस पैराडाइम शिफ्ट की हिमायत कर रहे थे। लेकिन ये नहीं है, हम अगर ये समझें कि जनाब ऐसा होता है, कागज उठाया और वज़ीर आज़म ने लिख दिया कि ये मेरी पॉलिसी है, ये नहीं होता है। वसीउल बुनियाद ये चीजें और बहुत से लोग मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने चीजों को और मुश्किलात में डाला है, ज्यादा परेशानियां पैदा की। चले ठीक है सर, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो न्याजी साहब से बात करेंगे। अब चूंकि तमाम पैनलिस्ट इस बात पे जो है वो कम अज़ कम ये तो कंसेंसस है कि जी इत्तेहादी भी अब अपोजिशन का ही साथ देंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगले 2 दिन में 3 दिन में अगर इजलास बुला लिया जाता है तहरीक अदम एतमाद उससे अगले 3 दिन में आ जाती है तो फिर ये कामयाब हो जाएगी। तो वज़ीर आज़म साहब के पास कितना टाइम है और उसकी कामयाबी के बाद अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर ज़रा हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी प्रोग्रामिंग दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि ये मामला ये फैसले तो 2 महीने पहले ही हो गए थे, तय हो चुके थे, तो अब ये भी बताएगा कि क्या इस पर भी मामला तय है कि अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद क्या होने जा रहा है? क्या असेंबलीज मुद्दत पूरी करेंगी या कुछ अरसे के लिए किसी को वज़ीर आज़म बना के कुछ रिफॉर्म्स जो लेकर आने इलेक्टोरल या जो भी वो कह रहे हैं उसके बाद ये नए इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे? क्या इत्तलात है सर आपके पास? जी, आज की तारीख में जो है ना वो तकरीबन जो मुस्लिम लीग की क़यादत इस वक्त एक्टिवली मुज़ाकरात में शामिल है, जो ज़ाहिर है कि इसको शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, उनके और जो पीपल्स पार्टी जो है, इन असल में इनके दरमियान में जो अंडरस्टैंडिंग है वही प्रिवेल करनी है। और अंडरस्टैंडिंग ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला के जिस दिन से कहा गया, साथ ये बात भी लफ्ज़ थी या वो उसके साथ मुंसलिक थी कि 1.5 साल जितना भी अरसा रहता है सूबाई असम्बलियाँ ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध, बलूचिस्तान और KP ये अपना वक्त पूरा करेगी। जहाँ तक मरकज़ का है तो उसमें एक बड़ा हार्ड कोर स्टैंड है जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब का है। उनका ख्याल है कि जैसे ही आप एक लें अगले दिन इसको डिज़ोल्व कर दें। और उनके भी अंदर दलील है कि जी आप क्यों गंद उठाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो लैंड माइंस डाल दिए हैं, जितनी तकरीरें कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो उनको ये आने वाली हुकूमत के लिए 10 रुपए जो कम किए हैं वो हर एक को पता है कि आप कितना इससे अंदाजा लगाएं लोगों की बदनीति का। इमरान खान साहब जिसकी क़यादत करते हैं ऐसे लोगों की कि आप 12 जनवरी को एक बजट लेके उसको नेशनल असेंबली से और सेनेट से पास करवा रहे हैं और आप अगले दिन 10 रुपए महंगा का सस्ता करके कह रहे हैं कि जी बजट मैं महंगा नहीं करूंगा और उनको धज्जी उड़ा दी आपकी IMF के साथ।
तो वो जाहिर है कि वो सारा उसके ऊपर आ जाएगा। अमलन जो चीज अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की है यहाँ पे कि चलो 1.5 साल ना सही, कम से कम 3 महीने 6 महीने तक हो, ताकि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएं, जो कि ईवीएम वगैरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह है या दूसरे तीसरे चीजें, इनको अंडू करें और फिर इलेक्शन में जाएं। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, अब अगर ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हो जाती हैं जिस तरह से ये पैनलिस्ट कह रहे हैं, तो जो खान साहब ने कहा था कि मैं मजीद ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो वो क्या ख़तरनाक हो जाएंगे और उनके पास क्या अब ऑप्शन रह जाते हैं? देखिए, एक तो अगर ये हम कर रहे हैं, वैसे होता है या नहीं होता, इट्स ए डिफरेंट थिंग। तो अगर वो अपोजिशन में आ जाते हैं तो ये जो इतना अपोजिशन का नैरेटिव रहा है कि जनाब महंगाई होगी, बैड गवर्नेंस है, वहाँ पे पॉलिसी सही नहीं है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें लोगों ने फिर भूल जानी है। फिर लोगों ने देखना है कि जनाब एक तरफ तो खान साहब को आउस्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया या जो कुछ भी है, और दूसरी तरफ इनसे पूछना है कि जी ठीक है, अभी आप आ रहे हैं, ज़रा पॉलिसीज़ दे दीजिए, आप क्या करेंगे, आप 3 या 6 महीने के आप टाइम ले रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, आपका कैंडिडेट को। अब एक सिंपल सी बात है, हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर? शहबाज ये होता है, वो तो शहबाज शरीफ वो नाम देते हैं ना कि शहबाज शरीफ होता हो गया, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम आते हैं तो फिर उसके बाद वो क्या उसमें गारंटीज हैं कि जनाब वो 1.5 साल कंटिन्यू करें? क्या उनके नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि 1.5 साल कंटिन्यू करने की बात ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी कुछ अर्से करें और फिर असेंबली कैसे, देखिए असेंबली कैसे, आप केपी की असेंबली कैसे तो तय हो गई है ना। सुन लीजिए, आप केपी की असेंबली कैसे तोड़ेंगे? क्या मुस्लिम लीग नून वहां जाके वजीर आला है जो कह देगा कि टूट गई? ठीक है सर, पीपल्स पार्टी अपनी असेंबली सिंध में तोड़ देगी? नहीं तोड़नी। ज़ाहिर है पंजाब में भी वो आज क्यों कह चुके हैं कि 1.5 साल मुकम्मल करेंगे, तो फिर इलेक्शंस तो नहीं हो सकते। नज़ीर लगारी साहब, ये फिर क्यों कर मुमकिन होगा? चौधरी परवेज राई ने कहा है कि असेंबलीज नहीं टूटेंगी, मुद्दत पूरी होगी। सिंध में भी पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी, तो वफाक में किस तरह से, कैसे मरकज की असेंबली वफाकी ये टूट जाएंगी, किस तरह होगा? फिर पहली बात तो ये है कि अभी भी असम्बलियाँ जो हैं वो सुबह ही जिस तरह काम करेंगी और वैसे काम करेंगी, उनमें वहाँ ऐसा कोई नहीं है। एक आध जो तब्दीली होनी है वो पंजाब में होनी है और शायद बलूचिस्तान में भी तब्दीली हो जाए, तो वहाँ पर भी इम्कानात हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि असम्बलियों को तोड़ा जाए। लेकिन ये जो हमें बताया जा रहा है या डराया जा रहा है कि ये ख़तरनाक हो जाएंगे, आप यकीन कीजिए कि जिस दिन ये इक़्तिदार से बाहर हुए, इनके आधे से ज़्यादा अरकान असम्बली इनको छोड़ देंगे और वो और पार्टियों के दरवाजे पर होंगे। मैं आपको बहुत से नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं नादिया आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऑन कैमरा ये बात नहीं कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग प्रोग्राम के बाद कॉल करती हूँ आपको। नहीं, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर, वन लाइनर प्लीज। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा था कि इमरान खान को खतरनाक तस्वुर करना, ना वो पहले खतरनाक थे ना अब खतरनाक हैं। उनके अंदर जितनी हवा भरी गई थी नहीं हवा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पैनलिस्ट का इस बात पर इत्तेफाक है। जो खबरें आ रही है कि शायद कल नहीं तो परसों मैक्सिमम 24 से 48 घंटों के दौरान इत्तेहादियों की जानिब से ये ऐलान हो जाएगा कि जी वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं, यानी मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ खड़े हैं। और इस ऐलान के साथ ही यकीनन अददी बढ़तरी जो है वो PTI की हुकूमत खो देगी और फिर जो फैसला होगा वो इस हुकूमत के खिलाफ ही होगा। नादिर मिर्ज़ा को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।